नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है छोटी बहू। सुलक्षणा पूरे मोहल्ले की सबसे कड़क सास थी। बहू कोई भी हो, नई या पुरानी, किसी को नहीं छोड़ती थी। उसकी 3 बहुएं थी, बड़ी नमिता, मझली गौरी और छोटी सरला। बड़ा बेटा दीपक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मझला विमल वकील और छोटा चेतन बेरोजगार था। सुलक्षणा के यहाँ आज बहुत चहल पहल थी। बड़ी बहू नमिता को बेटा हुआ था। इस अवसर पर घर में पार्टी रखी गई थी। रामप्रीत जी ने अपने बड़े बेटे दीपक से कहा, देखो दीपक, हर मेहमान का ध्यान रखना। आज हमारे पोते का नामकरण होने वाला है। सारे गांव को मैंने न्योता भिजवा दिया है। दीपक ने कहा, जी पिताजी, मैं खुद गेट पर खड़ा रहूंगा। विमल को सारा सामान लाने भेज दिया है और चेतन भी हलवाई के पास जाकर बैठा है। ठीक है, फिर भी सतर्क रहना, कोई भी मेहमान बिना खाए नहीं जाए, यह देखते रहना। वहीं दूसरी तरफ सुलक्षणा जी ने अपनी छोटी बहू सरला से कहा, सुन सरला, पार्टी में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अच्छे से रहना। मुझे डर तुमसे ही है। दोनों बड़ी बहुएं तो अपने मायके से अच्छे अच्छे कपड़े और गहने लेकर आई हैं, पर तुम्हारा तो नकली गोल्ड काफी पुराना हो गया है। सरला बोली, माँ जी, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। सही कहा तुमने छोटी बहू, दोनों बहुएं पुरानी हैं, पर अपने साथ ढेर सारे गहने और पैसे तो लाई हैं, और उनके पति भी कमाऊ हैं, और तुम्हारा पति निठल्ला बेरोजगार। माँ जी, मेरे पापा गरीब जरूर हैं, और उन्होंने अपनी औकात से ज्यादा शादी में खर्च किया। मुझे नहीं चाहिए महंगी साड़ी, कपड़े और गहने। मेरा पति भले ही निठल्ला और बेरोजगार है, लेकिन मुझे उन पर गर्व है। एक तो कुछ लाई नहीं अपने यहाँ से, ऊपर से बातें लाखों वाली करेगी। मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगती। जाओ, जाकर अपना काम करो। सुलक्षणा छोटी बहू को दहेज का ताना हमेशा मारती रहती थी। सरला और चेतन दोनों सभी के ताने चुपचाप सुनते रहते थे। सास बहू की ये बातचीत चेतन ने सुन ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बेरोजगार होने पर शर्मिंदा था। शाम को पार्टी में, आइए आइए वर्मा साहब, बहुत अच्छा लगा कि आप अपना कीमती समय निकालकर हम गरीब की कुटिया में पधारे। आइए, मैं आपको अपने बेटों से मिलवाता हूँ। यह मेरा बड़ा बेटा दीपक है, यह चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और यह मेरा मझला बेटा विमल है, जो हाई कोर्ट में वकील है। वर्मा जी ने कहा, आपका छोटा बेटा कहाँ है? उससे नहीं मिलवाया आपने? अरे वह तो बेरोजगार बैठा है, उसको क्या किसी से लेना देना, होगा यहीं कहीं इधर उधर निठल्ला कहीं का। तभी चेतन वहां आ जाता है। नमस्ते वर्मा अंकल। अरे चेतन, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। दीपक तो सब चीजों में आगे निकल गया। भाई, तुम कब खुशखबरी सुना रहे हो? सुलक्षणा जी बीच में ही बोल पड़ी, अभी पहले अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाए। अभी तो खुद अपनी बीवी के साथ हमारी बैसाखी पर खड़ा है, एक और को लेकर किससे भीख मांगेगा? अरे ऐसा नहीं बोलते भाभी जी, सब अपने अपने भाग्य से आता जाता है। हम और आप कौन होते हैं किसी को देने वाले? चेतन बेटा, बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो अभी आ रही है, थोड़ा रेडी होने गई है। लो, वो आ गई। वर्मा जी ने सरला से कहा, अरे सरला, यह क्या हाल बना रखा है? नई बहू हो, थोड़ा कान गले में तो पहना करो, ऐसे उदास नहीं रहना चाहिए। अभी तो खाने पहनने के दिन है तुम्हारे। सुलक्षणा जी फिर बोल पड़ी, बाप भाई ने कुछ दिया ही नहीं तो पहनेगी क्या? वह तो हमारा एहसान है कि हमने शादी करवा दी, वरना एक से एक रिश्ते आए थे हमारे चेतन के लिए। माँ जी चलिए, मुन्ने के नामकरण का मुहूर्त हो रहा है, पंडित जी बुला रहे हैं, मझली बहू गौरी ने आकर कहा। पार्टी में सभी मुन्ने को कुछ न कुछ दे रहे थे। दादी ने सोने की चेन दी, गौरी ने सोने का लॉकेट दिया। जब सरला ने मुन्ने को कपड़े दिए तो नमिता ने अपनी नौकरानी चंपा को बुलाया। चंपा, अरे ओ चंपा, यह ले, तू अपने नाती को पहना देना। वैसे भी नॉन ब्रांडेड कपड़ा तो मेरा बेटा पहनेगा भी नहीं, जाने कौन से फुटपाथ से चुन चुन कर लाई होगी। ऐसा नहीं है दीदी, मैं मॉल से खास मुन्ने के लिए खरीद कर लाई हूँ। सरला, तुम तो खुद अभी माँ पापा के भरोसे रह और खा रही हो, तुम्हें क्या जरूरत है गिफ्ट देने की? चेतन और सरला की भरी पार्टी में सुलक्षणा, नमिता और गौरी ने मिलकर बेइज्जती की। बात इतनी बढ़ जाती है कि चेतन और सरला को घर से निकल जाने को कहा जाता है। दोनों उसी समय पार्टी से निकल जाते हैं। दोनों एक पार्क में बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं।
तभी वर्मा जी की गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, यह लो मेरे पुराने घर की चाबी। तुम उस मकान में जब तक चाहो रह सकते हो, और हाँ, तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो, चाहे तो पीछे वाले हॉल में अपना कुछ खोल सकते हो। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चेतन ने वर्मा जी के चरण स्पर्श करके कहा, कोई एहसान नहीं है, तुम मेरे बेटे के समान हो। हाँ बेटा, हमारी तो कोई औलाद नहीं है, इसलिए तुम दोनों में ही मुझे मेरी संतान दिखती है। अंकल जी, सभी लोग आप जैसे क्यों नहीं होते? वक्त बदलता है। चेतन एक कोचिंग खोलता है जिसके 80 बच्चे IIT में सक्सेसफुल होते हैं। जल्दी उसका कोचिंग इंडिया का टॉप कोचिंग बन जाता है। उधर एक कंपनी की गलत डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करने के कारण दीपक का CA का सर्टिफिकेट कैंसिल कर उस पर मुकदमा हो जाता है। विमल पर भी कोर्ट में गलत एविडेंस देने के कारण जुर्माना लगाया जाता है। कुछ दिन बाद दीपक ने आकर कहा, पिताजी, 1 हफ्ते में हमें यह घर खाली करना पड़ेगा। क्यों? यह तो मेरी कड़ी कमाई के पैसों से बना है। भैया सही कह रहे हैं पिताजी, हमें यह घर खाली करना ही पड़ेगा। हमने आपसे गलत तरीके से साइन करवाकर इस घर पर लोन लिए थे और अपने लिए एक फ्लैट लिया था और कुछ गहने बनवाए थे, लेकिन आज सारी प्रॉपर्टी और सभी बैंक लॉकर सीज हो चुके हैं। हे भगवान, यानी हम कंगाल हो गए हैं। हम नहीं, आप कंगाल हो गए हैं। मतलब कि आपके जेवर जो घर में पड़े थे उनको बेचकर हमने एक छोटा सा घर लिया है। हम लोग उसी में शिफ्ट हो रहे हैं। गाड़ी आ गई, चलो सब चलो जल्दी। बाबूजी, आप लोगों के लिए हमने इंतजाम कर दिया है। वृंदावन के पास एक वृद्धाश्रम है, वहाँ चले जाइए। वैसे भी आपकी उम्र अब राम नाम जपने की ही तो है। देख लिया सुलक्षणा, तुमने छोटी बहू को निकाला था और आज यह दोनों बहुएं हमें अपने घर से ही निकाल रही हैं। रामप्रीत और सुलक्षणा दोनों रोते हुए वहां से निकल जाते हैं। दोनों जाते जाते अपने हाथों से बनाए और सजाए हुए घर को बार बार निहारते हैं। दोनों थके हारे उसी पार्क में जाकर बैठे हुए रो रहे थे जहाँ कभी चेतन और सरला बैठे थे। तभी एक फुटबॉल उनके पास आती है। उसको लेने एक प्यारा सा बच्चा आता है। अरे दादाजी, दादी जी प्रणाम। दादाजी, दादी जी, कौन हो बेटा तुम? क्या नाम है तुम्हारा? दादाजी, मेरा नाम रोहन रामप्रीत है। मैं आपका पोता हूँ। मेरी मम्मी मुझसे रोज आपके चरण स्पर्श करवाती है। मेरे घर में आपकी बहुत बड़ी फोटो लगी है। मेरी मम्मी आपके बारे में बहुत सी कहानियां सुनाती रहती है। दादी माँ, तुम मेरे साथ चलो, मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी तुम्हें देखकर। तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है बेटा? मेरी मम्मी का नाम सरला और डैडी का नाम चेतन है। 1 मिनट ठहरो, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। रोहन दौड़कर चेतन और सरला को बुलाकर ले आता है, लेकिन तब तक रामप्रीत और सुलक्षणा जा चुके थे। अरे दादा दादी, अभी अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? बेटा, तुमने किसी और को देखा होगा। वो लोग यहाँ इस पार्क में घर से इतनी दूर क्यों आएंगे? नहीं नहीं, वह दादा दादी ही थे। मुझे उनके पास ले चलिए, मुझे उनसे मिलना है। रोहन बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो घर चलते हैं। चेतन, सरला और रोहन गाड़ी से अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी रोहन चिल्लाता है, वो देखो दादाजी और दादी। माँ, मैंने कहा था ना कि वो दोनों ही थे। अरे हाँ, सचमुच माँ पापा ही तो हैं, लेकिन ऐसी हालत में। छोड़ो, हमें क्या, बेवजह रोड पर ड्रामा करेंगे। चेतन ने सरला से कहा, नहीं नहीं, इस हाल में उन्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकती। ड्राइवर, गाड़ी रोको। सरला गाड़ी से उतरकर दौड़कर जाकर दोनों के पैर छूती है और दोनों को अपने घर चलने के लिए कहती है। सुलक्षणा जाने से इनकार कर देती है, लेकिन रोहन की जिद और प्यार के आगे उनकी एक नहीं चलती और वह गाड़ी में बैठकर चल देती हैं। ड्राइवर थोड़ी देर बाद एक आलीशान बंगले के पास गाड़ी रोकता है, जिसके आगे गेट पर रामप्रीत सुलक्षणा भवन लिखा था। सरला गाड़ी से उतरकर घर से एक लोटा पानी लाकर दोनों के चरण धोकर अंदर ले जाती है। छोटे घर की छोटी बहू आज उन दोनों को बड़े घर की लग रही थी। सुलक्षणा सरला को गले लगा लेती हैं और अपने किए हुए पर बहुत पछताती हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।